अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है TCS टाटा केस स्टडी एपिसोड 4 राहुल मलोडिया से स्टार्ट। सुंदर पिचई, सत्या नडेला, इन सबको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये वो भारतीय जिन्होंने विदेश में रहकर एक विदेशी कंपनी को बहुत बड़ा बनाया। इन सबको सलाम। लेकिन क्या आपको उन भारतीयों के नाम पता है जिन्होंने भारत देश में रहकर भारत की कंपनी को बड़ा बनाया? वो नहीं पता होगा ना, कोई बात नहीं। ये वीडियो आज उनकी कहानी बताएगा। जब भी आईटी कंपनियों की बात होती है, हमको नाम में आता है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय कंपनी कौन सी दिमाग में आती है, ये बताओ। आज मैं उस भारतीय कंपनी की कहानी आपको सुनाऊंगा जिसने इंडिया, जिसको पहले सपेरों का देश बोला जाता था कि यार इनको क्या है कि नॉलेज, क्या है का कंप्यूटर, उन इंडियंस का जलवा कंप्यूटर के मामले में पूरी दुनिया को दिखाया। आज उस कंपनी की बात होगी, उन लोगों की बात होगी। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से IITs में कंप्यूटर के कोर्सेज बने। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से आज लाखों बच्चे IIT JEE के एग्जाम दे रहे हैं। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से देश में इंजीनियर्स की इतनी कतार है। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से इतने सारे भारतीय विदेश में जाके बस पाए हैं। तो बहुत सुनी आपने विदेशी कंपनियों की कहानी और विदेशी लोगों की कहानी। इस वीडियो में देसी कंपनी, देसी कहानी। रेडी हो? ये मेरे टाटा सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मजा आए तो टाटा के पहले वाले 3 वीडियो जरूर देखना। इस कंपनी का नाम है TCS, part of your story. ये इंडिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, यानी सबसे ज्यादा नौकरियां देती है। TCS इंडिया में 6 लाख नौकरियां देती है अकेली। 5 महाद्वीप, 46 देश और 150 लोकेशंस पे ये अपनी सर्विसेज दे रही है। इंडिया की कई लीजेंडरी प्रोसेस जैसे पैन कार्ड का सिस्टम, जैसे NSDL, जैसे NSC, जैसे आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये सभी प्रोजेक्ट इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किए हैं। और इवन अमेरिका की बड़े बड़ी बैंकिंग सिस्टम में भी इनका नाम बड़े गर्व के साथ और प्राउड के साथ लिया जाता है। ये कंपनी टाटा ग्रुप का गहना है। टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनी है, 30 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। उन सारी कंपनियों का जितना वैल्यूएशन है उसमें से 2/3 अकेले TCS का है। और जितना प्रॉफिट टाटा ग्रुप साल भर में जनरेट करता है उसका 70% मात्र एक कंपनी देती है। इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर ये कंपनी की शुरुआत किस सोच के साथ हुई थी, शुरुआत में इसके क्या क्या स्ट्रगल आए, इंडिया में TCS ने अपना पहला कंप्यूटर जब इंपोर्ट किया था क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किए थे, आखिर ऐसा क्या किया TCS ने ऐसा कि इंजीनियरिंग का क्रेज चालू हो गया, आखिर विदेशों में इतने भारतीय बसे हैं उसके पीछे TCS का आखिर रोल है क्या, और इतनी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कैसे करती है, हायर कैसे करती है, मैनेज कैसे करती है, क्लाइंट्स की सेवा कैसे करती है। इस पूरी केस स्टडी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, देश के प्रति, टाटा के प्रति सम्मान बढ़ेगा और आपको बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो दिल के करीब है, थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लंबा वीडियो आपसे जलता नहीं है तो जाके कोई किसी मूवी का ट्रेलर या गाने देखिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और दुनिया में कई महान आविष्कार, कई महान चीजें तुक्के से हुई है, प्लान नहीं था कि ऐसे कुछ करना है। और TCS की शुरुआत भी ऐसे ही हुई, तनिष्क भी ऐसे ही हुआ था। वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, सेकंड वीडियो थी। TCS कैसे तुक्के से चालू हुआ। 1962 में JRD टाटा बैठे हुए थे, उनके ब्रदर इन लॉ हैं लेस्ली शॉने। उन्होंने बैठे बैठे इसी चाय पे चर्चा में कहा कि यार अपनी टाटा ग्रुप की इतनी कंपनीज है, आजकल डेटा की बड़ी बात चल रही है, इतनी बड़ी कंपनियों का डेटा रखना, उसको रिट्रीव करना बहुत माथाफोड़ी का काम है। बाहर की कंपनी रखनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल, क्यों ना खुद की एक कंपनी बना दे। तो ये सारे जो इंटरनल बाकी टाटा कंपनीज के काम है कोई कंपनी करती रहेगी। तो टाटा ने कहा हाँ बात तो सही है, चलो कर लेते हैं। तो JRD टाटा ने एक टीम इकट्ठी की, इधर उधर से टीम इकट्ठी की उन्होंने TAS से। आप लोग जी TAS क्या है? टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जैसे IAS होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे TAS भी है। लाखों लोग TAS के एग्जाम देते हैं और फिर टाटा उनको मैनेजर पोजीशन पे रखता है। तो टाटा ग्रुप ने TAS से कुछ मैनेजर, ये यश शाहनी जी लिए, उनको सुपरवाइजर बनाया और 8-10 बंदों की एक शानदार टीम इकट्ठी की। इस टीम को अलग से कंपनी भी नहीं बनाई, बस टाटा सन्स का एक डिवीजन था, बैठने को जगह दे दी, भैया ये वाला काम कर लेना। 8-10 जनों की टीम बन गई। इन्होंने टाटा प्रोसेसिंग का काम चालू किया, टाटा मोटर्स का चालू किया, उस समय टेल्को हुआ करती थी, टाटा स्टील का किया, उस समय ये टिस्को हुआ करती थी। काम इन्होंने चालू किया, पर उनको कहा कि यार सिर्फ इनका काम करने से तो पार नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट तो आएगा नहीं। अगर प्रॉफिट चाहिए तो टाटा कंपनी से भी एक बार बाहर तो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो बाहर जाके कुछ काम करते हैं। लेकिन उस समय सोचो
1962 के आसपास डेटा की बात, कंप्यूटर की बात, लोग डरते थे कि भैया कंप्यूटर आ गया तो नौकरियां चली जाएगी। कंप्यूटर का इंपोर्ट पे दुनिया भर की पाबंदी थी, लोग जानते ही नहीं थे, तो ये काम ढूंढना टफ चीज़ थी। तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, इन्होंने खुद को एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट पोस्ट किया। उन्होंने कहा हम बताऊँ क्या, हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तुम्हारी कंपनी में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैनेजमेंट में कंसल्टिंग देंगे। अब जैसे कोई बैंक्स ने कहा सर हमको प्रॉब्लम आ रही है इंटर ब्रांच मैनेजमेंट में, अरे बोले देखो तुम्हारी कंसल्टिंग है, तुमको ऐसे ऐसे करना चाहिए, सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो बैंक बोलती है सर कर तो देंगे, कौन करेगा? बोले हम ही कर देंगे। हमने तुम्हें प्रॉब्लम बताई, उसका सॉल्यूशन बताया, बट का सॉल्यूशन होगा डेटा से। तो फिर उन्होंने डेटा की चीज से उन्होंने चालू की। सबसे पहला प्रोजेक्ट इनको मिला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। उनका इंटर ब्रांच का कुछ एडजस्टमेंट करना था, वो उनका सिस्टम इतना पावरफुल बनाया कि उसके पास एक के बाद एक के बाद एक करके बहुत सारी बैंक्स इनके पास आ गई। आपकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए, बीएमसी, इन सब के भी इनिशियल सेटअप इन्होंने किए। टीम धीरे धीरे काम करने लग गई, धीरे धीरे करते करते इनके पास 500 आदमियों का स्टाफ हो गया जो ये काम करने लग गया बैंक्स में, और बहुत बढ़िया इनका काम चल रहा था। तो इनको बकायदा निर्मल बिल्डिंग करके एक नई बिल्डिंग बनी जो इंडिया का पहला स्काई स्क्रैपर, पहली ऊंची बिल्डिंग थी। उस पहली बिल्डिंग के पहले टेनेंट टीसीएस थे। 2 फ्लोर उन्होंने लिए और अपना काम चालू किया। अब नोटिस करना एक चीज, अब तक इन्होंने कोई सेपरेट कंपनी नहीं बनाई, टाटा सन्स के अंडर ही 10 लोग बैठ के धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब गेम चेंज होता है। इन्होंने कहा पीएम अग्रवाल करके एक बंदा, बोले यार ये तो यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई सिंसियर बंदा चाहिए जो काम करे। तो पीएम अग्रवाल जी टाटा इलेक्ट्रिक के हेड हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने कहा इन बच्चों को हम संभालते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना काम चालू किया। और भैया कहानी अब से यूटर्न लेगी, अब आएगा मजा। पीएम अग्रवाल जी ने अपने राइट हैंड मैन को बुलाया, FC कोहली, ये नाम याद रखना, फकीर चंद कोहली। इनको आईटी इंडस्ट्री का भीष्म पितामह कहते हैं। आईटी इंडस्ट्री आज की डेट में जो भी आप देख रहे हो इस व्यक्ति की वजह से है, और ये व्यक्ति आईटी इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहता था। ये उस समय पूरे बॉम्बे का पावर ग्रिड संभालते थे। तो इन्होंने कहा यार मुझे तो टाटा इलेक्ट्रिक पसंद है, जो आज की डेट में टाटा पावर है, बोले मैं तो इसी में रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। पीएम अग्रवाल ने कहा नहीं यार बेटा, तुम MIT करे हो। MIT से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था उस समय, बोले तुम्हारी जरूरत है, डेटा तुम समझते हो। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की JRD टाटा से कि प्लीज मुझे पावर में रहने दो, मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता। JRD टाटा बोले अरे वो कोई बात नहीं है, कंप्यूटर के बारे में इंडिया में वैसे भी कोई कुछ नहीं जानता, बाकी सबसे तो बेहतर ही जानोगे। तो बड़ी मान मनोबल करके हाथ पैर जोड़ के बोले चलो ठीक है आता हूं। तो बड़े मजबूरी में आए थे। अब उनके आने के चक्कर में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री सेट हो गई, लेकिन अगर पावर इंडस्ट्री में रुकते तो शायद पता पावर इंडस्ट्री भी सेट हो जाती। 1969 में FC कोहली जब डेपुटेशन पे पहुंचे तो 200 से ज्यादा ऑपरेटर और सिर्फ 10 कंसल्टेंट TCS का पार्ट थे। अब इनके आते ही एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट एंटी कंप्यूटर थी उस समय, कि बोले यूनियन को डर लगता था कि अरे कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां चली जाएगी। तो बैंक से जिनको काम मिला करता था वो धीरे धीरे कम हो गया। उभरता चला भैया कंपनी कहीं बंद ना हो जाए। इंडिया में तो डोमेस्टिक डिमांड हमेशा कम रहेगी, कुछ करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, US जाना पड़ेगा। US जाके इन्होंने हाथ पांव मारे और कुछ क्लाइंट्स, एक पहला क्लाइंट इनको मिला, एक कंपनी थी बरो कंप्यूटर करके। उन्होंने कहा इंडिया में हमको मशीन बेचनी है और आप उस पर सॉफ्टवेयर बना के बेच देना। टाटा और बरो कंपनी ने एक JV किया 1974 में, और वो उसकी वैल्यू थी $24,000। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये इंडिया का पहला BPO कॉन्ट्रैक्ट था। ये जितने भी BPO चल रहे हैं ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये BPO की शुरुआत भारत में हुई थी। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट 24,000 का था जो TCS ने जीता था। ये ना होता तो BPO इंडस्ट्री ना होती। अब 1947 में ये वाला काम करने के लिए उनका यार सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो सॉफ्टवेयर बना के देना है तो एक हार्डवेयर तो लगेगा। तो हार्डवेयर से वैसे तैसे जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन यार एक ब्रांड न्यू मशीन चाहिए। और उस समय इंडिया में कंप्यूटर खरीदना या इंपोर्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी रामायण थी। इस पे अलग से 5 मिनट का वीडियो बन सकता है, पर आप सिंपल सी बात मानो कि एक कंप्यूटर खरीदने के लिए इनको जो एप्लीकेशन लगाई थी, उस एप्लीकेशन में इनको क्या क्या डालना था, कौन सी मशीन खरीद रहे हो उसके पार्ट्स की डिटेल बता दो, जिससे खरीद रहे हो उससे एंड यूजर सर्टिफिकेट लो, जिसको लगाओगे उससे बताओ कि कहाँ लगाओगे। ये पूरी प्रोसेस में 11 जगह एप्लीकेशन लगी और ये टोटल अप्रूव होने में 9 से 12 महीने का टाइम लगा है सिर्फ अप्रूवल में कि हाँ चलिए मंगा लो। एक और इसको अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि भैया देखो उस समय फॉरेक्स आसानी से नहीं मिलता था। ये मशीन थी $3 लाख की। बोले यार $3 लाख की तुम अगर मशीन मंगा रहे हो, फॉरेक्स काम में लोगे, तो ये अंडरटेकिंग लिख के दो कि अगले 5 साल में $6 लाख की फॉरेक्स कमा के भी लाओगे, नहीं तो मशीन जब्त कर लेंगे। ये लिख के देना पड़ा।
और आपको लग रहा है कि 3 लाख की मशीन थी तो 3 लाख लगे, नहीं, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी 101% की, तो ये 3 लाख की मशीन के 6 लाख में बढ़ी। और इस प्रकार दुनिया भर की अप्रूवल, दुनिया भर की टेंशन के बाद इतने रुपए खर्च करके इंडिया का पहला कंप्यूटर पहुंचा। 74 से जब ये पार्टनरशिप चालू हुई थी, उस चक्कर में यूएस में हमारे इंडियन इंजीनियर्स का यूएस आना जाना थोड़ा होने लग गया। हम यूएस के कॉन्सेप्ट को, टेक्नोलॉजी को, चीजों को समझने लग गए और हमको पहली बार एक्सपोजर मिला, अच्छा काम ऐसे भी होता है। तो 1978 आते आते कुछ इश्यूज हो गए और बरो से जो वो पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप अब टूट गई। जो टीसीएस की 90% सेल्स से बरो से आ रही थी, वो चली गई। अब बरो इनका कॉम्पिटिटर और हो गया। अब क्या करें? तो इन्होंने कहा भैया अब नए नए क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, और अब ये नए क्लाइंट ढूंढने में लगे। और इनके क्लाइंट जो मिले, नाम सुनो कौन कौन से क्लाइंट पकड़े इन्होंने। इंडिया में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के कई प्रोजेक्ट है, इन्होंने पूरे किए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जितने भी डिफेंस के काम थे, उनके कई प्रोजेक्ट टीसीएस ने पूरे किए। एनएससी जब 1992 में बना था तो बोले पीएससी पे पहले काम होता था, अब एनएससी आया, इसमें पूरा कंप्यूटर है, 500 ब्रांचेस हैं, उसका हार्डवेयर देखना है, सिस्टम देखना है, पूरा देखना है, इसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? टीसीएस ने वो कॉन्ट्रैक्ट जीता। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम वाली एक्सचेंज है, जिसपे 70 लाख ट्रांजेक्शन डेली होते हैं। और आज भी ये डिफॉल्ट या स्लो डाउन की कोई चीज ही नहीं है, टीसीएस ने उस समय ऐसे ऑपरेशन किए थे। फिर आपको पता है पहले शेयर्स कागज में हुआ करते थे, शेयर जब डीमेट अकाउंट में गए, उसका डीमेटलाइजेशन हुआ, ये पूरा प्रोजेक्ट टीसीएस ने एग्जीक्यूट किया। 1977 में पैन कार्ड का सिस्टम जो आप देख रहे हो, ये पूरा पैन कार्ड का कॉन्सेप्ट देने वाले, इसको अप्लाई करने वाली टीसीएस है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी ज्यादा खुश हुई थी कि ऑनलाइन रिटर्न की प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट दे दिया था। लेकिन उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर चरण सिंह जी बोले नहीं, मेरे रहते हुए कंप्यूटर नहीं आएगा। तो जो 1977 में काम हो जाना चाहिए था, वो जाके अब 2013 में किया इन्होंने। और एक और चीज, पासपोर्ट सेवा केंद्र का प्रोजेक्ट भी हमारे टीसीएस का ही है। तो पासपोर्ट ऑफिस एक ऐसा सरकारी ऑफिस है जहां लगता है कि यार तरीके से काम होता है, टीसीएस फॉर यू। अब इतनी रामायण सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आया कि राहुल जी एक बात बताओ, आखिर उस समय इतनी बड़ी टीम कैसे लेके आए? सर आपको बताऊं, जब एफसी कोहली जी ने टीसीएस ज्वाइन किया था, इंडिया की आईआईटी में कंप्यूटर साइंस के नाम का कोई कोर्स ही नहीं था। टीसीएस के जो पहले इंजीनियर हायर हुए थे, वो सब मैकेनिकल इंजीनियर तो हायर हुए थे, फिर उनको बिठा के कोडिंग करनी सिखाई गई थी। तो इनकी पहली हायरिंग हुई थी। इन्होंने इनके प्रयासों से आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर का कोर्स चालू किया गया कि भैया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स चालू कर दो। बोले इनको नौकरी कौन देगा? बोले हम दे देंगे भाई। तो आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर का कोर्स इनके कहने से चालू हुआ। और शुरुआत में जितने भी बैच के लोग थे, 100% हायरिंग टीसीएस ने की थी। अब जैसा कि आप देख रहे हो, टीसीएस ने इंडिया में क्या क्या चेंज किया। अब एक और चेंज किया इन्होंने इंडिया में। देखो, उस समय जो सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी दी जाती थी, 3 तरीके से दी जाती थी। पहला तरीका बॉडी शॉपिंग। ये क्या है? इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, इनको भैया यूएस भेज दो। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा हमें 100 इंजीनियर की जरूरत है, हमारा वाला इंजीनियर तो भैया $1 लाख मांगता है। टीसीएस कहता है हमारा वाला 10,000 में भेज देते हैं। तो 10,000 में यहाँ से भेज दिया उसको, और वो लोग वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी, उनके खर्चे, उनके कन्वेंस क्लाइंट ही दे रहा है, टीसीएस को एक कमीशन में फीस मिल रही है। तो इस तरीके से उन्होंने जितने भी क्लाइंट्स थे शुरुआत में इंजीनियर्स इस हिसाब से भेजे। तो 1973 से 77 तक के आईआईटी के जितने भी बैच के लोग हैं, उनके 1/3 यूएस में शिफ्ट है। उनको शिफ्ट करने वाली टीसीएस है। सन 2000 तक सिर्फ यूएस में 25,000 से ज्यादा इंजीनियर सेटल थे, सिर्फ टीसीएस के थ्रू। एक दूसरा कंसल्टिंग का मॉडल होता था कि भाई एक काम करो, हम हमारा ही बंदा भेजेंगे, उसका सैलरी खर्चा पानी हम करेंगे, हमें कमीशन नहीं चाहिए, हम तो मोटा पैकेज लेंगे। जैसे हमारा 20,000 लग रहा है, हम तुमसे 1 लाख मांग लेंगे। इस प्रकार से काम करते थे। इसको ऑन साइट मॉडल कहते हैं। और तीसरा मॉडल जिसपे इतनी आईटी कंपनियां चल रही है, ये भी आपके टीसीएस ने बिल्ड किया था, ऑन साइट ऑफशोर मॉडल, जिसमें एक पूरी टीम इंडिया में बैठेगी, वो यहाँ पे कोडिंग वगैरह करेगी, और कुछ लोग अमेरिका में जाके जहाँ भी क्लाइंट वहां पहुंचेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इस मॉडल की शुरुआत करने वाला भी टीसीएस था, और इसी के कंधों पे चढ़ के विप्रो बनी है, इन्फोसिस बनी है। नारायण मूर्ति आज भी कहते हैं भैया जो कुछ हम टीसीएस के पीछे हैं, क्योंकि ये ना होते तो कुछ ना होता। अब आपको लग रहा होगा जी इंडिया में तो इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिए, यूएस में तो कहां कर पाए होंगे? सर यूएस में इनके जो क्लाइंट्स थे, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मैरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली। आप बोले राहुल जी इन्होंने तो एनएससी का काम कर लिया, बाहर वाले कौन करवाएंगे? जोहान्सबर्ग
डॉलर का स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने सेट किया है। कनाडा का डिपॉजिटरी सिस्टम टीसीएस ने सेट किया है। जी एयरक्राफ्ट के इंजन में जो सॉफ्टवेयर डिजाइन लगी है वो हमारे टीसीएस की लगी है। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की जिसकी वजह से टीसीएस इतना बड़ा ब्रांड बन पाई। सबसे पहली चीज, अर्ली ट्रेंड पकड़ने में ये बहुत आगे है। जब C++ की लैंग्वेज की बात चल रही थी ना, आएगी, उसी समय FC कोहली ने अपने कुछ इंजीनियर यूएस भेजे, इन्होंने ये चीजें सीखी, वो सीख के इंडिया आए, सैकड़ों लोगों को सिखाई, और जब C++ में काम चालू होने लगा तब TCS वाज द ओनली कंपनी जिसको इस कंपनी की नॉलेज थी। तो उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके 24 महीने पहले, 36 महीने पहले उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने लड़कों को ट्रेन कर लेते हैं, ताकि जब टेक्नोलॉजी आती है ये टॉप पे रहता है। आज की डेट में TCS के पास एक R&D डिवीजन है जहाँ 2500 व्यक्ति काम करते हैं और अपने टोटल रेवेन्यू का 1.5% ये रिसर्च में खर्च करते हैं, जो कि पिछले साल 2000 करोड़ था। सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से TCS है, TCS अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे अपने रेवेन्यू का टोटल 4% खर्च करती है। हर साल TCS 4 लाख लोगों को ट्रेन या रिट्रेन करती है। इनके 2 लर्निंग प्रोग्राम है, ILP इनिशियल लर्निंग प्रोग्रामिंग, जिसमें जिनको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो, उनको सिखा देती है। एक होती है CLP जिसमें कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्रामिंग, जिसमें जो ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाती है। तो इसके पास हमेशा एक बहुत बड़ा टैलेंट का पूल अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से इसको कभी भी इंजीनियर्स की कमी नहीं पड़ती। इसके अलावा पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम एट्रिशन, भाई कई लोग आते हैं सीख के छोड़ भी तो जाते हैं, तो इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में 15 से 16% एट्रिशन है, कि हर साल 15 से 16% एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। TCS में सबसे कम है, जो कि 10-11% के आसपास है। थर्ड चीज कि TCS क्यों है, TCS का 90% बिजनेस रिपीट बिजनेस है। इनके क्लाइंट इनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। सो कस्टमर पे इनका फोकस है। ये हमेशा कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। इनके ERP में इस तरह का सिस्टम डेवलप्ड है कि कोई कंप्लेन अगर कस्टमर ने की तो अगर 24 घंटे में डेवलपर नहीं करेगा तो वो एस्केलेट होती सीनियर मैनेजमेंट तक आ जाएगी, तो कंप्लेन का तो निराकरण होना ही होना है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन एक्सीलेंस। इन्होंने ये समझ के कभी काम ही नहीं करते कि हम IT कंपनी चला रहे हैं। इन्होंने क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे फोर्ड मोटर है, फोर्ड है या टोयोटा है, ये अपने स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन मैनेज करती है कि भैया सब पार्ट एक साथ आ जाए, टाइम से आ जाए, कोई डिले ना हो। उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करती है अपने हायरिंग में, कि भैया जिस समय जो प्रोजेक्ट चालू होना है उससे पहले उसके एम्प्लॉय टाइम से पहुंच जाएं। जैसे माल जब बन जाता है उसको डिलीवर करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रिंसिपल काम में लिए जाते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल को TCS काम में लेती है कि एम्प्लॉय हायर तो कर लिए, इनको किस आदमी को किस प्रोजेक्ट पे कब भेजना है। एक प्रोफेसर क्लेटन है जिनको गुरु कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन का, वो कहते हैं मैं बाकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब जाता हूँ तो सजेशन देने जाता हूँ, जब TCS में जाता हूँ राइटिंग पैड लेके जाता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात जो मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि इतनी बड़ी कंपनी तब चलती है जब लीडरशिप बढ़िया होती है। आज तक TCS की हिस्ट्री में सिर्फ 4 ही CEO बने हैं और चारों एक से बढ़कर एक है। फकीर चंद कोहली जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के भीष्म पितामह, इन्होंने जब ज्वाइन किया सिर्फ 10 कंसल्टेंट थे इनके पास। ये जब रिटायर हुए 14,000 कंसल्टेंट की टीम थी और TCS का रेवेन्यू 1098 करोड़ था। इसके बाद इनको ज्वाइन किया S रामादोरई ने। इनकी स्टोरी कभी अलग से सुनाएंगे, लेकिन ये भी बहुत महान व्यक्ति हैं। इन्होंने जब ज्वाइन किया, इन्होंने 10 साल में कंपनी का रेवेन्यू 25 गुना कर दिया। इन्होंने 1084 करोड़ के रेवेन्यू पे ज्वाइन किया था। ये जब रिटायर हुए 27,813 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था और इनके एम्प्लॉय जो थे वो 10 गुना हो चुके थे, 1,43,000, और ये 42 कंट्रियों में अपने कदम रख चुकी थी। इसके बाद इनको ज्वाइन किया N चंद्रशेखरन ने। मैं आपसे पूछूंगा ये कौन है। N चंद्रशेखर ने कुछ सालों में इसको रेवेन्यू को 4.2x कर दिया, 1,17,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचाया, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इसको बनाया और एम्प्लॉय की संख्या को लेकर 3,87,000। N चंद्रा कौन है? ये करंट में टाटा सन्स के चेयरमैन है। साइरस मिस्त्री के जाने के बाद रतन टाटा जी खुद आए और उन्होंने अपनी जगह इनको किया है और 5 साल का टर्म बढ़िया निकाल के ये 5 साल के लिए दोबारा अपॉइंट हो गए हैं। ये इनका कैलिबर है। ये थी TCS की कहानी और सीरीज का चौथा वीडियो। अगले वीडियो में हम टाटा स्टील की भी बात करेंगे, टाटा मोटर की भी बात करेंगे, हम बात करेंगे टाटा टी की भी, और भी कौन सी टाटा रिलेटेड कोई कंपनी हो जो आप मुझसे जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सीरीज कैसी चल रही है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि सीरीज को कंटिन्यू रखना है और कौन सी सीरीज लॉन्च करनी है मुझे आप बताते रहिए। आपका जैसा आदेश रहेगा वैसे चलाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और ये जो कहानियां है ना ये हर ग्रुप में हर दोस्तों के साथ फॉरवर्ड जरूर कर देना। जी जनाब, बहुत 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 डिटेल वीडियो, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये कह रहे थे कि मैंने स्किप कर दी हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती।
जब जो मुख्तलिफ़ किस्म के CEOs आए थे तो उनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, उनकी भी अपनी एक अचीवमेंट्स है, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या अचीव किया। अगर उनकी भी अलग अलग से डिटेल दी जाती तो मज़ीद कहाँ से कहाँ वीडियोस चली जाती। और आपने एक चीज़ शायद नोट की या नहीं कि बड़ा तेज़ी से बोल रहे थे, मतलब अगर ये नॉर्मल और ठंडे अंदाज में बात करते तो शायद पता नहीं ये 40 मिनट की 35 मिनट की वीडियो होती। बहुत, मैं कहता हूँ इनकी स्पीड की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को शॉर्ट किया गया है, यानी कि इनकी स्पीड ने वीडियो को शॉर्ट कर दिया, जबकि वीडियो और लंबी हो जाती। हमने काफ़ी वीडियोस में TCS का जिक्र सुना, काफ़ी जगह पे TCS का सरसरी तौर पर जिक्र हो जाता था कि बहुत बड़ी टाटा की कंपनी है, बहुत बड़ी टाटा की कंपनी है, इसके टाटा का रेवेन्यूज़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आता है, पूरी दुनिया में इसका एक बिज़नेस चल रहा है। इस हद तक हम सुनते थे। आज मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, ये वो कंपनी हो गई, यानी ये वो कंपनी है जिसने IT की फील्ड में रेवोल्यूशन लाई है। यानी कि यूँ समझ लें कि IT अगर ये नहीं होती, इसने क्या सर्विस दुनिया को देनी थी, यूँ समझ लें। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस कंपनी ने ही बहुत सारी चीज़ें यूँ समझ लो कि दुनिया की तरक्की IT की फील्ड में बढ़ा दी। स्टार्टिंग की कंपनियों से है, मतलब यूँ समझ लें कि शुरुआत में ही इस वक्त IT से रिलेटेड लोग भी नहीं मिलते थे, कोडिंग वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाले कह रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को लेके इस वजह से उनको सिखाया जाता था कि उनको थोड़ी बहुत तो मतलब है कि शायद सोच तो होगी इस तरह के टेक्निकल कामों की, तो वो लोग ये कर सकेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत हैरत अंगेज़ बात है। और जितने भी CEOs आए उन्होंने कंपनी को मज़ीद आगे से आगे बढ़ाया। ये बात मेरी समझ से बाहर है। क्यों, कैसे? हर शख्स अच्छे CEOs, अच्छे एम्प्लॉइज़ के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अच्छा मुलाजिम मिलना, अच्छे मेहनती CEOs मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये टाटा कैसे कर लेता है, कैसे, मतलब 4 CEOs टोटल अभी तक आए, उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू को 50% बढ़ा के दिखा दिया। ये एक बात जो है मेरी समझ से बाहर है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, फ़कीर चंद कोहली से आते हैं ज़रा। मैं ही समझ रही हूँ रेवोल्यूशन का जो आपने वर्ड यूज़ करा है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ पहले से मौजूद हो और उसको इनकलाब में लाएँ, उसके अंदर जिद्दत लाएँ, उसको चेंज करें या उसको एक चीज़ में इनकलाब लाना। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि शायद फॉर्म ही इन्होंने किया, बनाया ही इन्होंने, इंट्रोड्यूस ही इन्होंने करवाया एक तरीके से। वो चीज़ शायद पहले थी ही नहीं, क्योंकि IT के हवाले से पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, जब फ़कीर चंद नहीं आना चाहते थे तो वो वाहिद व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब उस वक्त बड़ा हाई फाई पढ़ा हुआ था, MIT किया हुआ था, तो उनको ज़बरदस्ती टाटा यहाँ पे इस तरफ लाया, जबकि वो पावर में रहना चाहते थे, तो उनको इस TCS की तरफ लाया गया और इसका बानी बनाया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त शायद ये नॉलेज थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था IT क्या है। और आपने सुना कि नहीं सुना, उन्होंने वीडियो में कहा भी कि IT को बनाने वाली ही शायद TCS है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। IT में जो भी चीज़ें आई हैं, IT को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है, IT में जितना भी काम किया, आपने देखा बड़े बड़े एक तरीके से ऑनर, बड़े बड़े टाइटल, बड़े बड़े टैग्स मिले हुए इस कंपनी को। यानी बड़ी से बड़ी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाली ही ये है। पासपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि चीज़, मास्टर कार्ड के हवाले से उन्होंने बताया कि पहली बार ये लाए। BPO के हवाले से उन्होंने बताया कि इंडिया का पहला BPO TCS के थ्रू आया था और इन्होंने साइन किया था। फिर बाद में जो दिक्कतें और परेशानियाँ हुई, टूट गया। तो मैं ये कह रही हूँ बहुत सारी चीज़ें तो पहली बार इन्होंने ही करवाई। अमेरिकन कंपनी उसके इन्होंने काम किए, हाँ, बहुत सारी अमेरिकन कंपनी। अच्छा, मैं ये कहूँगी टाटा की वीडियो देखी थी जिसके अंदर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया गया था। एक तो इनका एक ये कह लें कि एक बहुत ही ज़्यादा फोकस है इस बात पे, या ये कह लें कि यही चीज़ इनके लिए सब कुछ है, जिसके गिर्द इनकी तमाम कंपनीज घूमती हैं। वो ये है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात जो है। भी कस्टमर की तरफ से आपको प्रॉब्लम आई, कोई कंप्लेन आए, तो आप फ़ौरन उसकी वो कंप्लेन ख़त्म करो। और कभी भी कस्टमर गलत नहीं कहेगा, झूठ नहीं बोलेगा। यकीनन कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला होगा तो वो आपको कंप्लेन करेगा, उसका फ़ौरन सॉल्यूशन ढूंढो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरे एम्प्लॉयज़ की तरफ आते हैं तो हमने उस वीडियो में देखा था कि टाटा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता इतना ज़्यादा। टाटा कभी भी ये नहीं कहते, इनकी जो कंपनीज में जब भी किसी को हायर किया जाता है, हमने ताज के हवाले से वो वीडियो देखी थी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ के जो भी होटल के जो भी स्टाफ था, उन्होंने अपनी जान को खेल कर
पर खेल कर लोगों को सेव करने की कोशिश की, मॉल को सेव करने की कोशिश की, होटल को सेव करने की कोशिश की। तो लोगों ने जब बाद में पूछा कि उन्होंने अपनी जानें गंवा दी लेकिन लोगों को बचाने के लिए, चीज़ों को सेव करने के लिए, तो ऐसा भी क्या था, टाटा ऐसा क्या दिखता है लोगों में? तो उन्होंने यही बताया था कि वो इंसान को देखते हैं कि इंसान में कितना बहादुर है, कितना लॉयल है, कितनी ऑनेस्टी है उसमें, वो कितना ईमानदार है, बजाय इसके कि उसको कितना काम आता है, बजाय इसके उसका कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? चेक करते है ना? हाँ, कुछ ना कुछ बातचीत करके मतलब आइडिया लगा लेते हैं। बहुत फ्रेश लोगों को, हाँ, उसमें बताया जा रहा था कि ताज के अंदर बहुत सारे जो वेटर्स हैं उनको तो वो बाद में पहला दिन था, दूसरा दिन था, हाँ, खुद ट्रेन करते हैं। अब अच्छा, ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी थी वहाँ, मुझे बड़ा अजीब लगा कि हमारे यहाँ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं आप, किसी होटल में चले जाएं आप, किसी रेस्टोरेंट, एक्सपीरियंस क्या है? हाँ, रेस्टोरेंट में चले जाएं, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें सर्व करनी है तो उसके लिए भी 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। हमें नया बंदा नहीं चाहिए, हमें नया बंदा, फ्रेश बंदा नहीं चाहिए। जितनी देर में हम उसको सिखाएंगे इससे बेहतर है हम किसी एक्सपीरियंसेबल बंदे को रख लें, ब्ला ब्ला ब्ला। ये चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। आपको बहुत बुरा भी लगता है कि यार एक फ्रेश बंदा ही कभी ना कभी तो सीखता है ना, कभी ना कभी हर इंसान कभी ना कभी तो फ्रेश होता है, उसके बाद ही उसका एक्सपीरियंस आता है ना। अब हर कोई ये कह के ही मना कर दे आपको तो फिर अपनाएगा कौन? इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे वहाँ पे मुझे ताज होटल वाली बात इसलिए याद आई, इनकी ये वाली बात से, IPL और CPL से, कि ये बाकायदा इनिशियल कोर्स भी करवाते हैं, लर्निंग कोर्स। जो बताया इन्होंने, जो भी लोग होते हैं, जो भी जिनको भी हायर करते हैं, जिनको कुछ भी ना आता हो, उनको पहले कोडिंग वगैरह सिखाते भी हैं। अच्छा, जिन्होंने सीखा होता है उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। एक और चीज़ मुझे लगता है कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह है, TCS की सबसे ज़्यादा आगे रहने की या कामयाबी का राज कह लें जो है, वो ये है टेक्नोलॉजी को 24-36 महीने पहले ही सीख लेते हैं, पहले ही अडॉप्ट कर लेते हैं, पहले ही उसके बारे में तमाम रिसर्च कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, अपने लोगों को तैयार कर देते हैं। जब वो 24 महीने पहले, 12 महीने का 1 साल होता है, 2 साल 3 साल पहले ही एक टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे कि जी ये इंट्रोड्यूस होने वाली है दुनिया में, तो वो दुनिया से जब 3 साल पहले चल रहे हैं तो इसका मतलब वो कितने एडवांस हैं। और वो क्यों नहीं आगे होंगे? वो तो टॉपर होंगे ना। IIT कानपुर में बाकायदा ये चीज़ शुरू करवाई। कह रहे हैं कंप्यूटर का बिल्कुल भी रुझान नहीं था, लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं करना आता था, कंप्यूटर को नेशनलाइज भी नहीं किया गया था, बाद में जाके नेशनलाइज किया। अच्छा, एक चीज़ और कहीं 1970 में जो काम होना चाहिए था वो 2013 में हुआ, यानी कितना लेट हुआ। उस वजह से कि डर था कि कहीं लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, IIT कानपुर में बाकायदा IIT करवाया गया, लोगों को कंप्यूटर करवाया गया वो करवाया, और श्योरिटी दी गई कि जॉब हम देंगे। जॉब ये बहुत अच्छा। पहला कंप्यूटर लाने में कितनी तकलीफें हुई? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हम हमेशा मैंने एक वीडियो में पहले भी सुना है और अभी भी इन्होंने जिक्र कर दिया कि 30 कंपनीज एक तरफ, किसी ईयर का बता रहे थे, उसका रेवेन्यू एक तरफ और TCS का रेवेन्यू एक तरफ। और मैंने तो इवन ये तक सुना 70% कह रहे हैं। हाँ, मैंने तो इवन ये तक सुना था एक वीडियो में कि TCS अकेले इतना कमाती है, इतना अर्न करती है, और जितना अर्न करती है वो इंडिया से नहीं करती है, ज़्यादातर वो बाहर के मुल्कों से अर्न करके इंडिया में रेवेन्यू लेकर आती है। तो ये कितनी कमाल की और बड़ी बात है। तो कोई कंपनी जब इतने एक क्रिस्टल क्लियर असूलों पर चलेगी, जिसमें बेईमानी ना हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें आगे से आगे बढ़ने की जुस्तजू हो, तो वो क्यों नहीं कामयाब होगी? वो क्यों नहीं 10 कंपनीज पे, 10 क्या लाखों कंपनीज पे भारी होगी? बाहर की कंपनीज में आपने देखा बैंक ऑफ अमेरिका में इनका सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जितने भी एयरलाइंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्ट्स हैं, बड़े बड़े सेंसिटिव, और इंडिया के अपने जो सेंसिटिव डिपार्ट्स हैं, इसरो है, सारा उन्होंने बताया। अच्छा, और एक और चीज़ इन्होंने ये भी बताया कि कुछ व्यक्तियों के नाम भी लिए, उनके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थे वो कोई और कंपनी सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो वो TCS ने सॉल्व करके दिया, उसको सेट करके दिया। तो मतलब बहुत सारे मसले मसाइल जो आए, जो दूसरों से नहीं हो रहा था, वो इन्होंने सेट किया। मेन अगर कैलकुलेशन निकालें तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो रिलायबल बंदे चुनना, बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अपनाना, और टेक्नोलॉजी जो आने वाली है जिसका जिक्र शुरू हो रहा है उसे पहले से अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। लोगों की प्रॉब्लम्स, कस्टमर की प्रॉब्लम को सबसे ऊपर रखना, इससे भी ऊपर, अपने एम्प्लॉइज से भी ऊपर, यानी कस्टमर सर्विस सबसे पहले। एक अभी टेक्नोलॉजी नई से नई अभी आ रही है मार्केट में, जिसका मैंने सुना तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई, और उस पर वीडियोज़ भी बनाने लग गए लोग। चैट GPT, इस तरह से चैट जिप्ट, जिसमें बाकायदा यूँ समझ लें कि एक ऐसा वक्त आने वाला है, बाकायदा ये आ चुकी है चैट, जिसमें सामने कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, मशीन लर्निंग है, वो आपसे बात करेगा। आप जो भी उससे बात करोगे वो सोचता है, वो समझता है,
यानी यूँ समझ लो कि आने वाले वक्त में इंसान को इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। जिप गॉसिप टेक्नोलॉजी। चैट, हाँ चैट जिप GPT इस तरह से, जिसमें बाकायदा वो आपसे बात कर रहा है, जिससे वो आपसे मतलब है कि हर मौजू पे बात करेगा। समझता हूँ कि ये अपने आप में मैं बहुत ही बड़ा एक इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक रेवोल्यूशन है कि आपके सामने कोई बंदा नहीं है लेकिन आपसे उससे गपशप हो सकती अच्छा, है। एक चीज़ और आपने मिस कर दी। आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि इनकी कामयाबी की क्या वजह है। एक चीज़ और भी मुझे याद आ रही है, वो ये कि TCS जितना भी अर्न करती है वो इंडिया में आता है, और वो इंडिया में इंडिया के लोगों पर, गरीब आवाम पर, बच्चों की शिक्षा पर, उसके ऊपर खर्च होता है ज़्यादातर, उसका बड़ा अमाउंट, बड़ा हिस्सा। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काफ़ी, कितने हज़ार करोड़ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। याद है हमने एक पूरी वीडियो इस पे देखी थी जिसमें बाकायदा पता चला था कि दुनिया के वो देश ज़्यादा पीछे हैं जो रिसर्च में काम नहीं कर रहे, जबकि इंडिया का भी कह रहे थे कम है, 0.66% बता रहे थे। इसराइल का सबसे ज़्यादा बता रहे थे, इसराइल का कि 6%। वो इसरो के हवाले से बता रहे थे। नहीं, टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से, नई डेवलपमेंट के हवाले से एक बजट होना चाहिए कि यार जदीद टेक्नोलॉजी वो R&D जो है ना, डिफरेंट इदारों का डिफरेंट होता है। ये भी ओवरऑल इंडिया का नहीं बता रहे थे। इनका तो अच्छा बजट है, टाटा का, TCS का। वो इसरो का बता रहे थे कि इसरो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता, अगर वो खर्च करें तो वो बहुत आगे है। लेकिन मैं, और इसराइल का तो आप बताते 7%, 6%। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को, इसको रिसर्च किसी भी डिपार्ट में हो, यानी कि IT हो, डेवलपमेंट हो, किसी भी हवाले से रिसर्च हो या मेडिकल हो, लेकिन रिसर्च का बजट ही आपकी मुल्क को तरक्की देता है, कहने का मतलब ये। लेकिन बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही ज़्यादा भाई ने डिटेल से बताया, बहुत ही सही तरीके से बताया, और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला, बहुत कुछ पता चला। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।